हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का कैसे सॉल्व करें, यह कैसे पहचानें कि कहाँ पर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स काम करता है और कहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की वजह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आइए पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं वर्क डन के बारे में और फिर समझेंगे कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से कैसे सॉल्व किया जाएगा, वर्क डन फिर वेरिएबल फोर्स की वजह से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। स्टार्टिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है जहां मैं m मास का एक ब्लॉक रख देता हूँ बेटा। मान लीजिए एक टेबल है और इस टेबल पर m मास का एक ब्लॉक रखा है। अब ये जो m मास का ब्लॉक रखा है बेटा, इस पर मैं एक फोर्स लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक फोर्स लगा दिया बेटा F, और यहाँ पर ये जो F है बेटा ये कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स मतलब ये 10 न्यूटन हो सकता है, 20 न्यूटन हो सकता है या कोई भी डिजिट हो सकती है। तो वो हमसे क्वेश्चन में बोलेगा एक फोर्स जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लगा है बेटा बॉडी पर, इस फोर्स की वजह से ये बॉडी मूव करेगी आगे। तो मान लीजिए ये एस डिस्प्लेसमेंट इसको आगे मूव करा देता है, तो इस फोर्स की वजह से ये एस डिस्प्लेसमेंट बॉडी आगे मूव हो जाती है और मान लीजिए बॉडी अब फाइनल पोजीशन यहाँ पर आ। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटा वो हुआ है एस, और जो फोर्स लगा है बेटा मेरे पास वो लगा है एफ। अब बात आ रही कि सर ये जो फोर्स एफ लगा है इसका कितना कंपोनेंट इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल मोशन दे रहा है और कितना कंपोनेंट इसको वर्टिकली लग रहा है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एफ का एक कंपोनेंट बेटा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बेटा थीटा के अगेंस्ट चला जाएगा जो हो जाएगा एफ साइन थीटा। इस तरह से दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट जो चाहिए चाहता होगा कि बॉडी ऊपर उठ जाए, ऊपर डिस्प्लेस हो जाए, और एफ कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के साथ में है ये चाहेगा कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट के साथ चली जाए या फिर हॉरिजॉन्टल में मूव कर ले। अब जो बेसिक सा वर्क डन होता है बेटा उसका फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के साथ में हो बेटा, जो कि मेरे पास एफ कॉस थीटा, और इनटू में आता है बेटा एस। कुल मिला के जो वर्क डन का फॉर्मूला बनता है वो बनता है एफ एस कॉस थीटा। देखिए बेटा ये अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बना है बेटा ये फॉर्मूले की अपनी एक कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। तो हम यहाँ पर इस फोर्स की कंडीशन लिखते हैं। फोर्स कैसा है बेटा? फोर्स है हमारे पास कांस्टेंट। तो बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आता है बेटा एफ एस कॉस थीटा। देखिए इस तरह से। अब अगर मैं इसको डॉट प्रोडक्ट में लिखूं तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इस तरह से भी दिखा सकता हूं। चूंकि बेटा जो वर्क डन होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो वर्क डन होती है बेटा स्केलर क्वांटिटी जिसकी यूनिट अगर मैं लिखूंगा तो यूनिट आ जाएगी बेटा इसकी जूल। इसकी यूनिट आती है जूल, जो कि एसआई यूनिट है इसकी। अब इसके बाद में बेटा W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर मुझे एफ वेक्टर या एस वेक्टर की वैल्यू पता है वेक्टर फॉर्म में तो मैं यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकता हूँ, या फिर मुझे फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है और थीटा पता है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला हमें एक चीज और बताता है, जो फॉर्मूला होता है बेटा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वर्क डन होता है बेटा वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा सर, तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। मतलब सर यहाँ पर ये जो ब्लॉक रखा है इस ब्लॉक पर फोर्स इस तरह से लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है। इस केस में बेटा जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस ये आता है कि सर निगेटिव कब आएगा, तो मैंने कहा सर यहाँ पर अगर ये m मास का ब्लॉक है और इस पर फोर्स लग रहा है बेटा ऐसे, m मास का ब्लॉक है और इस पर फोर्स लगा है ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो गया।
अब अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा बेटा तो वर्क डन मेरे पास आ जाएगा निगेटिव। यहाँ पर इस केस के लिए वर्क डन की जो वैल्यू है बेटा वो है निगेटिव, और इस केस के लिए जो वर्क डन की वैल्यू थी बेटा वो थी मेरे पास 90 डिग्री से छोटी, जहां से वर्क डन आया पॉजिटिव। अब आता है मेरे पास बेटा ये वाला केस जहां पर मैं समझता हूं कि वर्क डन जीरो कब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री के इक्वल आ जाती है तो cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यहाँ पर m मास की मैंने बॉडी लगा दिया, m मास का ये बॉडी लगा दी बेटा, और इस पे मैंने फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ, देखिए इस तरीके से, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं बेटा ऐसे। तो यहाँ पर ये जो एंगल है बेटा ये 90 डिग्री पे है, और एंगल 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर वर्क डन कितना आ जाएगा, सिंपल जीरो आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल कि एक कुली प्लेटफॉर्म पर जब सामान लेकर चलता है तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं बाई वेट, उस वेट की वजह से उसका जो डिस्प्ले मतलब जो वर्क डन है वो जीरो होता है। वो जीरो क्यों होता है? क्योंकि जो उसका वेट का कंपोनेंट है वो लगता है वर्टिकली नीचे की तरफ, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा आगे की तरफ। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, और जो फोर्स लग रहा है वेट फोर्स वो लग रहा है नीचे। तो यहाँ पर जो उनके बीच का एंगल होता है, जैसे मान लीजिए पुली है बेटा, और ये पुली है, इस पुली के ऊपर ये रखा है बोझ, ये रखा है बेटा इसके ऊपर बोझ मतलब वेट। अब ये जो वेट लगेगा बेटा वो तो लगेगा नीचे mg, जो कि ग्रेविटी फोर्स है इसका, और यहाँ पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो आगे की तरफ है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बेटा वो बन जाता है 90 डिग्री का, जिसकी वजह से वर्क डन कितना आ जाता है बेटा, जीरो आ जाता है। मतलब ये कि सर अगर मैं अपने सर पे कोई सामान रखकर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मूव कर रहा हूँ, तो सिंपली बच्चेदान को मेरा वर्क डन आएगा जीरो। लेकिन अगर उसी सामान को मैं हाथों से अपने ऊपर नीचे ऐसे करूं, इस तरीके से ऊपर नीचे करूं, तो यहाँ पर जो मेरा वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो वर्क डन ग्रेविटी की वजह से निगेटिव हो जाएगा, अगर नीचे लेकर आ रहा हूँ तो वर्क डन ग्रेविटी की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहा हूँ और वेट की वजह से ग्रेविटी की वजह से बच्चों वर्क डन निकालता हूँ, तो वहां पर वर्क डन आता है जीरो। ये फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया बेटा ये है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की वजह से। अब समझते हैं बेटा हम वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स की वजह से जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए मेरे पास बच्चों हम समझते हैं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स की वजह से जो क्वेश्चन होते हैं, या वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए इस बार बेटा इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, और इस ब्लॉक पे m मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक मैंने फोर्स लगा दिया बेटा पहले की तरह जैसे पहले लगाया था, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये बीच में एंगल है थीटा। हल्का सा बस मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, मैंने ये बोल दिया कि ये जो फोर्स है वेरिएबल है। अब अगर इस केस में ये फोर्स वेरिएबल हो तो जो बच्चे यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बेटा अब मैं नहीं लगा सकता अगर यहाँ पर फोर्स कैसा है बेटा वेरिएबल। अब बात आ रही है सर अगर मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता तो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करूंगा, मैं वर्क डन सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो मैंने कहा सर अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दे रखा है, तो वहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो कैसा बनता है आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज कि फोर्स वेरिएबल होगा कैसे, ध्यान से समझ। फोर्स वेरिएबल हमें दिखाई कैसे देगा, बहुत ध्यान से देखना वेरिएबल कैसा होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो फोर्स होता है बेटा F, वो इज द फंक्शन ऑफ इज अ फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है जो फोर्स है बेटा वो डिस्प्लेसमेंट x का एक फंक्शन होगा। जैसे सर अगर ये डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन है मतलब f फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन है। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन है बेटा तो इसका फॉर्मूला सर कैसे बनेगा, मैंने कहा आइए चलो हम इसका फॉर्मूला इसका सिंपल है वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स बाई वेरिएबल फोर्स बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, ऊपर भी लिख देता हूं बेटा मैं यहाँ पर वेरिएबल फोर्स। आप समझते हैं क्या है, तो कह रहा है इसका फॉर्मूला आता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
x1 से लेके x2 तक f इंटू डी एक्स। सर x1 से लेके x2 तक क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है, मतलब एक पोजीशन से जब बॉडी दूसरी पोजीशन पर जाएगी तो उसके बीच में जितना वर्क ही करेगा वो। आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा टेबल पे ये ब्लॉक रखा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया F और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा इधर, ये है F। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो फोर्स है बेटा वो फोर्स मैंने वेरिएबल लगाया। जैसे मान लीजिए कोई सामान रखा है, उस पर जो फोर्स है मैंने पहले लगाया 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन से मैं उसको लेकर चला, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने फोर्स कर दिया उसको 5 न्यूटन, फिर फोर्स कर दिया 20 न्यूटन, फिर फोर्स कर दिया मैंने 25 न्यूटन, फिर कर दिया 5 न्यूटन, फिर कर दिया 3 न्यूटन। लगातार फोर्स की वैल्यू क्या हो रही बेटा, वेरी कर रही है। जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हूँ वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बदलती जा रही है। कह रहे हैं जब फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी बेटा बहुत ध्यान से, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा सर ये। अब इसमें x1 क्या है सर, कह रहा है x1 है वो पोजीशन, x1 है बेटा वो पोजीशन जहां से तुमने बॉडी को चलाया, और x2 क्या है सर, x2 है वो पोजीशन जहां पर तुम बॉडी लेकर पहुंच गए, मतलब जहां तक तुमने बॉडी को डिस्प्लेस किया। तो यहाँ पर लिमिट लग जाती है x1 से लेकर x2 f इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, प्यारे मेरे बच्चों एक क्वेश्चन लगाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, फाइंड द, बहुत ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स कॉमा F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमा बॉडी डिस्प्लेस्ड is x1 is equal to 1 मीटर to 2 मीटर, फुल स्टॉप। कह रहा है बेटा फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F is equal to एक्स स्क्वायर प्लस 2 न्यूटन। यहाँ पर ये फोर्स दे रखा है बेटा, चूंकि फंक्शन ऑफ एक्स लगातार जैसे जैसे एक्स बदलोगे वैसे वैसे एफ बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 न्यूटन कॉमा बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय, बहुत ध्यान से बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर। अब कवर करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें ये करना है कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा देंगे x1 से लेके x2 तक f इंटू डी एक्स। अब जो वैल्यू कह रहा है वो वैल्यू लगा दो। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x1 की जो वैल्यू बेटा वो आ जाएगी 1 मीटर, x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर, मतलब बॉडी को 1 मीटर से 2 मीटर तक डिस्प्लेस किया है। f की वैल्यू लगा दो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बेटा मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, दोनों तरफ बांट दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं जाऊंगा बेटा एक्स स्क्वायर के पास 1 से लेके 2 dx प्लस, फिर मैं जाऊंगा बेटा 2 के पास dx 1 से लेके 2। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है x की पावर 3 अपॉन 3 1 से लेके 2 प्लस 2 का बाहर कर दूंगा बेटा, और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 1 से लेके 2। अब यहाँ पर 2 पुट करा दूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस, फिर 1 लगा दूंगा तो बेटा बना 1/3, ये ऐसा आ जाएगा प्लस 2, यहाँ पर 2 लगाऊंगा बेटा 2 आ जाएगा, माइनस 1 लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। जब अपर लिमिट लगा के लोअर लिमिट लगाते हैं बेटा तो कुछ ऐसा आता है, W इज इक्वल टू 8/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम ले लूंगा बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, प्लस में आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2 में से बन जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इंटू 2 मतलब 2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 7/3 प्लस 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 13/3। W इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लूंगा बेटा तो ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा बेटा और फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो ये लगभग W इज इक्वल टू 4.3 जूल के समथिंग हमारे पास वर्क आ जाएगा। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। थैंक यू सो मच।